अब टेम्पलेट में एग्जाम्पल नंबर 16 फोटो में जो मैंने सेंड किया है फोटो इसका, उसमें एग्जाम्पल 5 लिख दिया था भूल से, 16 कर देना है। चलो, समराइज बैलेंस शीट ऑफ कंपनी ऑन 31st March 16 एज फॉलोज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द 3 years। अंडरलाइन द वर्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स कैलकुलेट उन लोगों ने कर दिया था, टैक्स माइनस भी कर दिया था। एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो वैसे भी डिवेंचर पर पे करना है तो माइनस करना ही है, तो वो बराबर ही है। 3 साल का प्रॉफिट है। मिस्टर बॉन्ड इज इंटरेस्टेड टू बाय द इक्विटी शेयर्स एंड रिक्वेस्ट यू टू लेट हिम नो प्रॉपर प्राइस। वो हमारा बिजनेस परचेज करना चाहता है, तो वो हमसे जानना चाहता है कि भाई रियल प्राइस क्या होगी, तो इसके लिए हमें गुडविल फाइंड करनी है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, गुडविल 3 times यानी 3 years परचेज, अंडरलाइन द वर्ड 3 times यानी 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट 3 years, वैसे भी दिया है देखो, रेफर टू अबाउ एंड एन्युइटी, यानी 2 मेथड से कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट एंड एन्युइटी। और एन्युइटी फैक्टर इज ऑल्सो गिवन इन ब्रैकेट 2.487, 2 पॉइंट है, 2000 नहीं है। चलो, वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी एज सर्टेन। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे एज सर्टेन करनी है, फाइंड करनी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ 8% रिटर्न, यानी 8% रिटर्न। इसका मतलब ये हुआ जितनी वैल्यू होगी उस पर 8% रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू आएगी 25,200, जो रेंटल वैल्यू है, करंट रेंटल वैल्यू यानी रिटर्न, यानी 8% के हिसाब से 25,200 रिटर्न मिलता है। तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो उस पर 8% कैलकुलेट करो तो 25,200। इसका मतलब हम 2 मेथड से, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया हो प्रॉपर्टी में तो उस पर 8 रुपीज़ रिटर्न मिलेगा, तो हम उसको रिवर्स में भी बोल सकते हैं। 8 रुपीज़ रिटर्न चाहिए तो 100 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 100 पर 8 तो 8 for 100, राइट। तो 8 रुपीज़ रिटर्न चाहिए तो 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो 25,200 जो रिटर्न है तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये रहा 8 for 100, तो 25,200 पे कितना, और उसकी मेथड है बराबर, फॉर्मूला भी है इसकी। अगर ये नहीं याद रहा स्टेप, तो रेंटल वैल्यू अपॉन रेट ऑफ रिटर्न 25,200 डिवाइड बाय 8%, in both cases answer will be same, but this is a better way जो आपको समझ में आ सकता है ज़्यादा। इसको फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी आपको। चलो, अब यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी लेनी है 3,15,000। आगे टैक्स रेट 50%। टैक्स रेट हर एक साल में अलग अलग भी दे सकते हैं, याद रखना। तो ये टैक्स रेट पहले तो क्या काम लगेगा हमें, तो पहले आपको फर्स्ट पैराग्राफ जो देखा आपने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, तो पहले हमें फाइंड करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें जो करेक्शन है प्रॉफिट में ऐड लेस करना, वो ऐड लेस करना पड़ेगा, उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन इन लोगों ने पहले टैक्स कर दिया है कैलकुलेट, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि टैक्स भी रॉन्गली आएगा। तो अब क्या करना है, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग, तो ये रहा वर्किंग ऑन नंबर 1। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया है, हमें फाइंड करना है, तो एज्यूम 100, उसमें से कितना परसेंट टैक्स माइनस किया है, 50%, तो 50 माइनस करो तो पॉट कितना आएगा, 50। अब आपके पास पॉट अवेलेबल है तो उस पर से पीबीटी फाइंड करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर 50 पॉट है बराबर, तो पीबीटी कितना 100, तो फर्स्ट ईयर में पॉट कितना है 110, 250, तो पीबीटी आएगा 220,500। सेकंड केस में स्टेप सेम ही रहेगा, क्योंकि टैक्स का रेट सेम ही है। अगर तीनों साल में टैक्स अलग अलग किया होता तो हमें ये 3 बार वर्किंग करना पड़ता। पीबीटी 100 माइनस टैक्स मान लो 40% दूसरे साल में हो तो 40,
उसके बाद पीबीटी पॉट 60। इन शॉर्ट, अगर एक साल में, ये मैंने कॉमन क्यों लिया है, हर एक साल में टैक्स रेट कॉमन है। अगर टैक्स रेट हर एक साल में अलग होता तो ये वर्किंग अलग करना पड़ता, कॉमन सेंस है। चलो पीबीटी 50, सॉरी पॉट 15, पीबीटी 100, तो 161, 250 कितना, और 120 पर कितना, तीनों साल का पीबीटी मिल गया। पीबीटी तीनों साल में आ गया, बराबर। 10% of the profit for 14-15 to about ट्रांजेक्शन ऑफ ए नॉन रिकरिंग, यानी 10% इनकम नॉन रिकरिंग यानी नॉन ट्रेड इनकम यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो वो माइनस कर दो क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो कौन से साल में, 14-15 में माइनस करना है। नॉन रिकरिंग इनकम 14-15 जो भी इनकम है उसका 10% ये माइनस कर दिया। आगे प्रोविजन फॉर 7875 ऑन डेटर्स वाज मेड इन 15-16, वाज मेड यानी उस टाइम प्रोविजन किया था डेटर्स पे। डेटर्स पर जो प्रोविजन करते हैं वो उसको कहते हैं बीडीआर, बैड डेट्स रिजर्व, विच इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब वो जरूरत नहीं है। अब बीडीआर की इफेक्ट क्या देते थे आप, 11-12 एफआई याद करो, बैड डेट्स और बीडीआर। तो एक इफेक्ट पीएनएल में डेबिट में और लेस फ्रॉम डेटर्स। लेकिन अब ये जरूरी नहीं थी, आपने जो इफेक्ट दी है वो जरूर नहीं है अभी, तो इफेक्ट जो दी थी उसको रिवर्स कर दो। पीएनएल में डेबिट में यानी प्रॉफिट में से माइनस करते थे बैड डेट्स, तो इसको प्रॉफिट में प्लस कर दो। तो 15-16 में प्रॉफिट में प्लस, और डेटर्स में से भी आपने माइनस किया था, तो डेटर्स में 15-16 का जो डेटर्स है यानी जो बैलेंस शीट दी है वो ऊपर हेडिंग पढ़ो, बैलेंस शीट ऑफ मार्च 16 यानी 15-16 की ही बैलेंस शीट है। तो 15-16 बैलेंस शीट में डेटर्स देखो, असेट्स में कितना है 199,625, उसमें से पहले माइनस कर दिया था, उसमें ऐड कर दो। तो डेटर्स यहाँ पर लिखी मैंने एडजस्टमेंट की इफेक्ट, डेटर्स में प्लस यानी अब डेटर्स लेना है 107,500 और प्रॉफिट में भी प्लस, बराबर। 15-16 का जो प्रॉफिट है उसमें प्लस कर दिया मैंने। अब डेटर्स कितना लेना है याद रखना, 207,500। आगे अ क्लेम फॉर 4125 अगेंस्ट द कंपनी इज टू बी प्रोवाइडेड, यानी हमारी कंपनी पर किसी ने क्लेम किया होगा जो अब हमें पे करना है। इज टू बी प्रोवाइड यानी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है ये लायबिलिटीज। पे नहीं किया है अभी, पे करना बाकी है क्योंकि अभी तो प्रोवाइड करना है, प्रोविजन करना है। तो दो इफेक्ट मैंने ये तो वर्किंग में लिखा है, एक हमारी लायबिलिटीज हुई, लायबिलिटीज, और क्लेम पे करेंगे हम तो हमारे लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट में से माइनस 15-16 में, बराबर। और क्लेम लायबिलिटीज में आएगा यानी ऊपर जो बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटीज में आएगी ये, हो गया। तो ये एडजस्टमेंट्स मैंने सब जो मेन थी वर्किंग लिख दिया है। अब कॉमन पॉइंट से चलो ये प्लस माइनस कर दिया, करेक्टेड प्रॉफिट आया। अब उसमें से टैक्स माइनस करो 50% और पॉट मिल गया, हो गया। अब एएफएमपी एवरेज प्रॉफिट, वेट यूज नहीं करना है कि करना है देख लेते हैं। देखो प्रॉफिट कंटिन्यूअस राइज नहीं हो रहा है, यहां पर राइज हुआ यहां पर फॉल हुआ, ऐसे जा रहा है, बराबर। इसका मतलब वेट्स यूज नहीं करना है, सिंपल एवरेज ही फाइंड करना है। तो ये टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स कितना दिया है इसमें 3, तो 3 इयर्स हो गया। ये स्टेप 1 एएफएमपी ओवर। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट स्टेप इज ओवर। सेकंड स्टेप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब लास्ट लाइन पढ़ो बाद में, चलो पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें डायरेक्ट नहीं दिया है तो हमें कैलकुलेट करना है। असेट्स में देखो पहले गुडविल, गिवन गुडविल इग्नोर करना है क्योंकि हमें नई गुडविल फाइंड करनी है, तो मैंने लिखाया है स्टेप्स में वैसे भी, फिक्स असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। चलो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, अब कितनी लेनी है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, यहां पर वैल्यू फाइंड की है 3,15,000। प्लांट कोई वर्किंग नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, 175। स्टॉक एज इट इज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टॉक में। डेटर्स अब कितना लेना है 207,500। बैंक बैलेंस एज इट इज 122,500। ये टोटल असेट्स हो गई। इसमें से अब थर्ड पार्टी लायबिलिटीज माइनस करनी है। डिबेंचर्स 150, क्रेडिटर्स 119,625 और क्लेम जो आउटस्टैंडिंग क्लेम था वो 4125। यानी ये जो आंसर मिला हमें क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड
लास्ट लाइन पढ़ो, एज सर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी कैपिटल एम्प्लॉयड में बी टेकन एज 31 मार्च 16, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड जो लेना है 31 मार्च 16 की ही लेनी है, यानी क्लोजिंग कैपिटल मार्च 16 यानी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसको ही एवरेज कंसीडर करना है। तो यहां तक की वर्किंग की, एवरेज नहीं किया हमने। चलो स्टेप 2 ओवर। स्टेप 3 यहां पर लिखा है मैंने, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एडजस्टमेंट 1 10%, सुपर प्रॉफिट एएफएमपी जो हमने फाइंड किया स्टेप 1 में, उसमें से माइनस ये नॉर्मल प्रॉफिट यानी सुपर प्रॉफिट मिल गया। गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एन्युटी, ये 4 स्टेप तो सेम ही रहेंगे। स्टेप नंबर 5 गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर, ये सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर एडजस्टमेंट 2 में ब्रैकेट में है 2.487, ये आंसर है। चलो हो गया कंप्लीट।